हमारी मार्च शाह महमूद कुरैशी उसको लेके आ रहे हैं। और फिर मर्दान के अंदर, तो मर्दान भी आज हमारे लोग मोबिलाइज्ड हैं और अवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर आपको NRO दे दिए। यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इसलिए जा रहे हैं इस्लामाबाद में कि हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का एक जमहूरियत के अंदर, कि हम एहतजाज करें कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम अब अमर बिल मरूफ पे खड़े हैं, जो कि अल्लाह का हुक्म है हमें कि हम ये जब इस तरह के चोर हमारे मुल्क के ऊपर बैठ गए हैं तो हम इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। और सिर्फ एक ये बताने की सारी अवाम को, अपने कौम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस तरह के जुल्म और नाइंसाफी को नहीं तस्लीम करते। तो इसके अंदर जो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में लोगों को समझाएं कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। जब चोर इस ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपने आप को NRO दे देते हैं, तो इसका मतलब यह कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, या जनरल का कानून है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले शुरू हुई थी, उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि ना पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी आ सकती है, ना हकीकी आजादी आ सकती है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत इंसान को आजाद करती है। वो आ ही नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, इंसाफ ना हो। और फिर खुशहाली नहीं आ सकती पाकिस्तान में, किसी भी दुनिया के मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना हो। और सारी दुनिया में मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मुल्क सारे खुशहाल हैं, वो सारे मुल्कों में 90% से ज्यादा रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। और जो सारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर 10% से भी कम कानून की हुक्मरानी है। नाइजीरिया जो तेल के जखीरे पे बैठा है, गरीब तरीन मुल्क है, क्योंकि वहां जंगल का कानून है, वहां करप्शन है। जब कानून नहीं होता, जब इंसाफ नहीं होता, तो करप्शन होती है, और करप्शन मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है, वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो NRO नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था, तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे, वो सब या वो जेल में गए थे, या उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था, या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं, इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है। और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं,
اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں. ان کے 30 سال میں میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا. لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک نئی گورنمنٹ آئے تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معیشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں تو پاکستان کا جو رسک ہے، یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا. اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دیں تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے. اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل، بجلی، پٹرول، جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا، اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں، کیونکہ روپے تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کھپتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%. پھر سے کہ جب ہم آئے تھے، ہم جب آخر میں تھے، ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی. کل 64.5% پہ تھی اور آج 75% پہ ہے. کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی، کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی، ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی، ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی، یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے. نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے
पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनकी बड़े बड़े महल्लात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है, जिन्होंने आज तक स्वाय के पैसा बनाओ कैसे, चोरी कैसे करो और फिर उसको बचाओ कैसे, एनआरओ कैसे लो, इनका सारा वो फोकस है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा है इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस तबाह की, अब्बास खान आईजी की 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया। उनकी रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। ये 93 की रिपोर्ट है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो, और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है, और हमें मीडिया के अंदर बुरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था, उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं, और ये है 10 साल पुरानी चीजें। हम सारा रिकॉर्ड देते हैं, उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है, और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है, और फिर ये तोशाखाना से हमने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है। और कब है? 10 साल पुराना केस है, और वो केस पड़ा हुआ है, इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं, क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते, और जो निकाल सकते चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है, मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया, कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग, और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं, क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है।
उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बार ही मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है। और मुझे इतना भी पता है कि 2 हमारे लोगों के ऊपर जब उंगलियां उठाई गई, और उसमें से एक हमारा जो वजीर था, उसने लंदन में जाके इंसाफ लिया। तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा, तीनों जगह के ऊपर। और मेरा जो आखिर में जो मेरी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूं कि 5वें दिन हो गया हमारे सेनेटर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि केस हमें इंसाफ मिले। और इंसाफ किसे मिले कि अगर पाकिस्तान का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि जो भी हुआ पता चलाना चाहिए कि किसने धमकियां दी और उसको बाहर भिजवाया, क्यों इसकी जान खतरे में थी, ये कौन सा इतना बड़ा मुल्क से गद्दारी कर रहा था कि इसकी जान खतरे में और इसको मुल्क से बाहर जाना पड़े। और फिर किसने फिर इस कोशिश की दुबई से इनको वापस लाने की, तो उसको कीनिया जाना पड़ा। ये मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि एक पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट उसकी शहादत हुई है, ये सारे बाकी सहाफियों के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होगा तो तभी वो सहाफी जो दयानतदारी से काम करते हैं, जो उनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती, वो तभी इस मुल्क के अंदर सही माने में अपने आजादी सहाफत होगी और अपने हक और सच के लिए खड़े होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये, और फिर से मैं आजम स्वाति का कहता हूं कि ये पाकिस्तान का सेनेटर है,
ایک ملک کے سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے, اور یہی نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے, اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے, یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ, اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو, ایک سینیٹر کو, ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو, اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے, اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی. عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا. تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا. اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں, انصاف دے کے. انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی. جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا. یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے, حقوق ان کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ وہاں لوگ آزاد ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں, نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے. دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, وہ خوشحال ہو جاتے ہیں, وہ ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے, کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی وہ وقت ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں. یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہے, اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے, شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. عظیم نعرہ تھا پاکستان کا, مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے, کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ پھر انصاف اور عدل اور انصاف کے قانون وہ پھر انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. تو ابھی تک تو انصاف نہیں ملا اس ملک میں لوگوں کو, اور اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے, اس لیے ہم مقروض ہیں, اس لیے ہم دنیا میں باہر قرضے مانگتے پھرتے ہیں, اس لیے آج یہ جو 75% پاکستان کی اب رسک فیکٹر بن گیا ہے کہ ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے, وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, یہ باہر جا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی نہیں ہے, کیونکہ عدل اور انصاف نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور میں اور قوم کو آج کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے پنڈی کی, اور میں 1 یا 2 دنوں کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سا دن ہے جب ہم سب پہنچیں گے پنڈی, اور انشاءاللہ پھر وہاں جا کے اگلا اپنا پلان ہم کریں گے. لیکن جو بھی ہمارا پلان ہوگا وہ پرامن ہوگا, وہ آئین کے بیچ میں ہوگا, ہم کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ہم ساری وہ چیزیں کریں گے جو کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. پاکستان